क्या आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है? क्या आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि जो आपकी इंडोमेट्रियल जो लाइनिंग है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही है या बहुत पतली है, या फिर आपकी बच्चेदानी मजबूत नहीं है, या फिर बार बार आपको केमिकल प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, या फिर हल्का सा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद या कुछ दिन ओवर 3-4 दिन के बाद पीरियड मिस हो जाने के बाद आपको ब्लीडिंग हो जाती है। तो ये सब का रीज़न होता है पुअर एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स। तो आज का ये वीडियो उसी पर बेस्ड है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर और लाइक कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि गुप्ता, स्त्री प्रसूति एवं इनफर्टिलिटी रोग विशेषज्ञ 360 डिग्री गायनी केयर क्लिनिक कानपुर से। आज हम बात करेंगे पुअर एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स या पुअर एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी के बारे में। तो किसी किसी इनफर्टिलिटी के कपल्स में जनरली सारे टेस्ट उनके नॉर्मल होते हैं, जैसे कि उनका ओव्यूलेशन टाइमली हो रहा है, मेल पार्टनर यानी कि हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीमेन रिपोर्ट उनकी नॉर्मल है, ट्यूब्स भी ओपन है, हमने HSG करा के देख लिया है कि ट्यूब्स भी ठीक है। इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के कुछ ही दिन के बाद ब्लीडिंग हो जाती है और जो है एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी केमिकल प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। तो इन सारी कंडीशन को हम पुअर एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो पुअर एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं आज हम जानेंगे इसी वीडियो में। उनको हम कैसे देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड के द्वारा कितनी थिकनेस होनी चाहिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकें कि इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस कम है। और अगर थिन है किसी की एंडोमेट्रियम तो उसको ठीक करने के लिए क्या क्या मेडिसिन, क्या क्या इंजेक्शन या क्या क्या प्रोसीजर हैं जिनके थ्रू हम इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। पुअर एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के दौरान देख सकते हैं। जनरली ओव्यूलेशन के टाइम पर, यानी कि जब एग 20 mm का होता है ओवरी के अंदर और ओवरी से रिलीज़ होने वाला होता है, उस समय जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है वो करीब 7 से 9 mm के बीच में होनी चाहिए। अगर उस समय ये लाइन 6 mm से कम है तो इस कंडीशन को हम थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और थिन एंडोमेट्रियम बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें सबसे जो नंबर 1 कॉज होता है वो होता है हार्मोनल इशू। तो हार्मोनल इश्यूज़ में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो 2 हार्मोन्स की वजह से डेवलप होती है। जो फर्स्ट हाफ होता है साइकिल का, उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता रहती है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, और सेकंड हाफ में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी महिला में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है तो उसकी एंडोमेट्रियम जनरली थिन रहती है, और थिन जो एंडोमेट्रियम होती है उसमें इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो दूसरा कॉज होता है वो होता है अगर जो यूट्रस है उसको अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो या ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो ऐसी कंडीशन में भी एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और एंडोमेट्रियम थिन ही रह जाती है। तीसरा कॉज होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि ब्लड में हार्मोन्स की मात्रा तो ठीक है लेकिन एंडोमेट्रियम का रिस्पॉन्स ठीक नहीं है उस हार्मोन के लिए, यानी कि एंडोमेट्रियम के लेवल पे ही अगर प्रॉब्लम होती है तो उनको हम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर की कैटेगरी में रखते हैं। चौथा जो कारण होता है, कभी कभी अगर किसी महिला की बार बार DNC होती है, उनका अबॉर्शन होता है सर्जिकल तरीके से, तो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो डैमेज हो जाती है काफ़ी हद तक, और ऐसी महिलाओं की एंडोमेट्रियम जो है डेवलप नहीं होती प्रॉपरली और उनको इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी अगर इन्फेक्शन हो जाए एंडोमेट्रियम का, जैसे कि अगर TB हो जाए या फिर और कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उस केसेस में भी एंडोमेट्रियम डैमेज हो सकती है और थिन एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम आ सकती है। पांचवा जो कॉज होता है, कभी कभी हम ऐसी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, हालांकि इनफर्टिलिटी के इशू के लिए ही वो दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि ओव्यूलेशन इंडक्शन कराती हैं, जिसमें से क्लोमिफेन सिट्रेट जिसको बोलते हैं। कभी कभी उस मेडिसिन की वजह से जो है एंडोमेट्रियम लाइन भी थिन रह जाती है। तो ऐसे केसेस में हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के दौरान ये देखते हैं कि अगर किसी भी महिला का एग ग्रो हो रहा है लेकिन एंडोमेट्रियम पतली है तो उसको हम बाहर से ईस्ट्रोजन सपोर्ट देकर उसकी एंडोमेट्रियम को ग्रो कराते हैं, ताकि ओव्यूलेशन के टाइम पर जो हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस मिले वो करीब 7 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 7 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। तो थिन एंडोमेट्रियम का क्या ट्रीटमेंट है? अगर किसी महिला का एंडोमेट्रियल
सेक्सुअल रिस्पॉन्स या उसकी रिसेप्टिविटी पुअर है, तो उस कंडीशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कॉजेज़ में बताया था कि जो कॉज होता है कि अगर यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो एंडोमेट्रियम ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसा क्या करें कि यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज होता है कि अगर हम अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखें। नंबर दूसरी चीज़ होती है कि अगर हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जो पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइज करें, पेल्विक एक्सरसाइज, इनको कि आप आसानी से गूगल पर भी देख सकते हैं। तो ऐसी एक्सरसाइज क्या होती हैं, ये यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। इसके अलावा हम अपना खाना पीना भी ठीक कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल एक फॉलो कर सकते हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल में हम ऐसी डाइट ले सकते हैं जो कि अच्छे जो गुड फैट है उसमें ज़्यादा हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, जैसे कि नट्स होते हैं, जैसे कि मोटा अनाज है, उसमें मिनरल्स हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, जैसे कि फ्रूट्स हैं, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। प्रोटीन अच्छी मात्रा में डाइट में होना चाहिए, जो कि पल्सेस यानी कि दालों में ज़्यादा होता है। आप एक फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन का सप्लीमेंटेशन भी साथ में ले सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे योगा आसन भी कर सकते हैं जिसको करने से आपके पेल्विक जो ऑर्गन्स हैं यानी कि जो यूट्रस है उसकी तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये सारे वीडियोस एक्सरसाइज और योगास के गूगल्स पे बहुत आसानी से या यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। आप उनको फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को नेचुरल तरीके से कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने दूसरे कॉज बताए थे, जैसे कि हार्मोनल कॉज, अगर किसी महिला में ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से एंडोमेट्रियम लाइन नहीं बन पा रही है, तो ऐसे केसेस में हम बाहर से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी दवाइयाँ देते हैं और उनको सीरियल मॉनिटर करते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा कि उनकी जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसी हम दवाइयाँ भी देते हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन उन पेशेंट को चला सकते हैं, या फिर एक सिल्डेनाफिल करके ड्रग आती है जो कि यूट्रस की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है। तो ऐसी मेडिसिन देकर भी हम यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाकर एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ा सकते हैं। अगर किसी महिला को इम्यूनोलॉजिकल कोई कॉज है, यानी कि हार्मोन का लेवल नॉर्मल है लेकिन फिर भी नहीं उनकी एंडोमेट्रियम थिक नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केसेस में हम एक लो डोज का स्टेरॉइड देकर उस इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर को रिमूव कर सकते हैं और जिसकी वजह से जनरली एंडोमेट्रियम नेचुरल तरीके से, नॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती है। तो अगर बार बार डीएनसी या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, यूट्रस के किसी भी इन्फेक्शन की वजह या टीबी की वजह से अगर एंडोमेट्रियम डैमेज हो गई है और प्रॉपरली ग्रो नहीं हो रही है, उसकी थिकनेस नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं। और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम उस पेशेंट की हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें यूट्रस के अंदर एक जाला जैसा बन जाता है, जो हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान ही उसको रिमूव कर दिया जाता है और फिर हार्मोन का सपोर्ट देकर उस पेशेंट की एंडोमेट्रियल थिकनेस को बढ़ाया जाता है। आजकल एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है जिसको कि हम पीआरपी यानी कि पीआरपी ट्रीटमेंट बोलते हैं। जैसे कि आप अपने स्किन या हेयर फॉल के लिए या स्किन ब्लैमिशेस के लिए पीआरपी का ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक उसी तरीके से एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस भी हमें पीआरपी ट्रीटमेंट के द्वारा बढ़ा सकते हैं। ये पीआरपी जो है महिला के ब्लड से ही तैयार किया जाता है और इसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। इस पीआरपी को हम हिस्ट्रोस्कोपी के दौरान एक स्पेशल निडल से एंडोमेट्रियम के नीचे इंजेक्ट कर देते हैं कई सारे पॉइंट्स पर, और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते हैं कि उस महिला का जो एंडोमेट्रियम है वो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी थिकनेस बढ़ रही है अथवा नहीं बढ़ रही है। तो पीआरपी का ट्रीटमेंट अभी नया है, लेकिन इसके सक्सेस के जो चांसेस हैं वो अच्छे हैं। और जो भी महिला को अगर किसी भी और तरीके से अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो पीआरपी का ट्रीटमेंट ऐसी महिलाओं में सक्सेसफुल हो सकता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक्स पर मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं। ये सारे वीडियोस मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उनसे रिलेटेड अगर इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है तो रिलेटेड वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी को भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, आधा अधूरा ट्रीटमेंट लेकर थक चुके हैं, या किसी आईवीएफ सेंटर में आपको आईवीएफ कराने की सलाह दी है, या फिर आईवीएफ होने के बाद भी अगर आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप मुझसे मिल सकते हैं। मेरा जो नंबर है और जो एड्रेस है वो नीचे फ्लैश हो रहा है। आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर, या फिर पर्सनली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे क्लिनिक पर आकर। तो जो एड्रेस और फ़ोन नंबर है वो नीचे दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच।